जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की आगे की क्लास, यानी कि हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में देख रहे थे और मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में हम लोग इसमें पहुंच चुके थे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। दोस्तों, हमने लास्ट की क्लासों में चर्चा की थी समानता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में, जहां पे हमने विस्तृत रूप में जाना था कि संविधान के माध्यम से यहाँ पे समानता के अधिकारों में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है और साथ में उसके क्या अपवाद हैं। हमने उसके कुछ एग्जाम्पल को भी देखा था। उसी प्रकार हमने आगे स्वतंत्रता के अधिकारों को भी हमने अनुच्छेद आपके 19 से लेकर के 22 तक में देखा था, जहां पे हमने आपको बताया था कि 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रावधानों को रखा गया है, 20 में क्या हमारे राइट हैं, 21 में, 22 में जीवन जीने के अधिकारों के बारे में हमने सभी चीजों के बारे में चर्चा की थी। साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपके कानून थे, जो भी इसके वाद थे, उन पे भी हमने चर्चा की थी। ये जितनी भी क्लासें हैं मौलिक अधिकारों के दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे हर बार चर्चा की है कि मौलिक अधिकार एक आम नागरिक को जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उसके स्वयं के अधिकार है। मतलब अगर हम इसको हट के सब्जेक्ट से हट कर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उसी श्रेणी में हमने आपको बताया था कि हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, जिसमें जो पहले मूल अधिकार में, मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, जिसमें 7वां संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार थे उनको हम देख रहे थे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। दोस्तों, हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी 5 4 2 4 2 1। हमने ये देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार को, यानी कि इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेदों को रखा गया, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, विस्तार से जानेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 प्रावधानों को रखा गया है, 2 अनुच्छेदों को रखा गया है। पहला कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, और दूसरा कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। दोस्तों, जब हमारा संविधान बनके तैयार हो रहा था, जब संविधान इस सभा में जो संविधानवेत्ता थे वो चर्चा कर रहे थे कि भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, उनके सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन हो रहा था। तो देखा जाए तो भारत में जो मानव दुर्व्यापार वगैरह जो भी चीजें थी, ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही थी। यहाँ पे अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें या मध्यकालीन इतिहास को देखें या अंग्रेजों का दौर भी देखें, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि भारत में देवदासी प्रथा, दास प्रथा, साथ में बलात्श्रम जैसी जो कुरीतियां थी, ये पूरी तरीके से समाज में व्याप्त थी। जहां पे एक तरफ हम संविधान में मौलिक अधिकारों में बात करते हैं कि एक स्वतंत्र रूप से आदमी को जीने का अधिकार होना चाहिए, कि वो भी एक स्वतंत्रता के साथ जी सके, तो वहीं पे हम दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे शोषण किया जाता था गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ, जहां पे उनको बलात्श्रम जैसी कुरीतियों से गुजरना पड़ता था, दास प्रथा और बंधुआ मजदूरी जैसे कुरीतियों से गुजरना पड़ता था। वह इंसान जिसके पास पैसा नहीं होता था, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पे जमींदारी प्रथा को देखेंगे, तो वहां पे हम लोग देखने को मिलता है कि जो किसान होता था, जो गरीब वर्ग होता था, उसको अपनी किसानी के लिए पैसे की ऋण की जरूरत पड़ती थी, जिसको वो जमींदार वर्ग से प्राप्त करता था। लेकिन जमींदार वर्ग जो होता था वो बहुत ही ज्यादा ऋण लगा करके, ब्याज की दरें लगा करके उसको पैसा देता था। होता क्या गया कि वो जो ऋण था, जो ब्याज था, उसकी दरें बढ़ती गई और वो किसान जो होता था वो अपने पैसे को चुका पाने में समर्थ नहीं हो पाता था, जिसके चलते जो जमींदार होता था वो उसको शोषण करता था, उसको बलात्संग जैसी घटनाओं से गुजरना पड़ता था उस किसान को। तो इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए भारतीय संविधान के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा संविधान बनाए जहां पे अगर हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं तो यहाँ पे शोषण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक शोषण होगा हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। स्वतंत्रता दे दिया है तो प्रत्येक वर्ग के पास स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया गया है तो यहाँ पे सभी को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले अनुच्छेद 23 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, यानी कि जो मानव दुर्व्यापार क्या है, बलात्श्रम क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहली चीज कहा गया है कि बेगार यानी कि बलात्श्रम। अभी मैंने आपको बताया कि जो जमींदार वर्ग होता था उससे जब किसान पैसे लेता था अपनी किसानी के लिए और वो अपने पैसे और ब्याज को चुका नहीं पाता था, तो वो जो जमींदार होता था वो उन किसानों को अपने पास मजदूरी के लिए, अपने पास काम के लिए रख लेता था, बिना उसको पारिश्रमिक दिए, बिना उसको मजदूरी दिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अंतर्गत जबरदस्ती काम करता है या जबरदस्ती काम करवाया जाता है और उसको उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो वो बलात् श्रम होता है। यही बात यहाँ पे कही है, बलात् श्रम यानी कि बेगार।
इसको हम लोग बलाश्रम के रूप में जानते हैं। फिर आगे यहाँ पे बताया गया कि बंधुआ मजदूरी नहीं होनी चाहिए, कि किसी के अंतर्गत हम लोग जबरदस्ती एक परमानेंट नौकर बन के रह रहे हैं जहां पे हमको उसका पारिश्रमिक ना मिले। ये बंधुआ मजदूरी जो भारत में बहुत ही लंबे समय तक व्याप्त थी, इसके ऊपर एक सीरियल भी बना था जिसका मुझे अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। तो ये भारत में बहुत ही ऐसी कुरीतियां व्याप्त रही हैं जिसने समाज के लोगों को जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से तोड़ के रखा हुआ था और जिसको हटना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार हमने बात की थी कि यहाँ पे छुआछूत को हटाने के लिए, अस्पष्टता को हटाने के लिए प्रावधान स्वतंत्रता के अधिकारों को, समानता के अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है, उसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका आर्टिकल 23 है ये भी उस समानता के अधिकार यानी कि अस्पष्टता के अधिकारों का एक पूरक है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। एक बात और है कि जो आपका आर्टिकल 23 है ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों के लिए यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है, दोनों के लिए यहाँ पे प्रावधान रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की बेगार क्या होता है, बलाश्रम क्या होता है, बंधुआ मजदूरी, दास। मैंने बताया कि जब हम लोग किसी के अंतर्गत दास बन के काम करते हैं, नौकर हैं, जहां पे हमको उसको पारिश्रमिक नहीं मिलता है। ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है दोस्तों, इसको समझते चलिएगा। जैसे भारत में देवदासी प्रथा थी, दास प्रथा थी, ये सब वही कुरीतियां थी जिसको हटाना भारतीय संविधानवेत्ताओं के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बात करें महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, जिनका यौन शोषण होता है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह खरीद फरोख्त में उनको उतारा जाता है, उनका वैश्यवृत्ति में उतारा जाता है। तो ये सारी चीजें समाज के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे बड़े अवरोधक के रूप में काम कर रही थी। अगर भारतीय समाज में या किसी भी समाज में अगर महिलाओं का उत्थान करना है, बच्चों का उत्थान करना है, तो इस प्रकार की कुरीतियों से हटना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के क्रम में यहाँ पे संविधानवेत्ताओं ने इस बात को रखा कि महिलाओं और जो बच्चे हैं उनका दुर्व्यापार ना हो सके, उनको व्यापार जैसे खरीद फरोख्त में ना उतारा जाए, उनको वैश्यवृत्ति में ना उतारा जाए। और इसके रोकने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए ही आर्टिकल 23 के तहत यहाँ पे उनको मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अब यहाँ पे एक बात उठती है, एक केस है दीना बनाम भारत संघ 1983 का। ये क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बलाश्रम हो गया या बंधुआ मजदूरी हो गया या देवदासी प्रथा, दास प्रथा, महिलाओं बच्चों का शोषण या फिर उनको खरीद फरोख्त में उतारना, ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल 23 के अंतर्गत हैं। अभी एक 1983 का केस था दीना बनाम भारत संघ केस। इसमें क्या बात उठी कि क्या केवल यही चीजें रहेंगी जो बंधुआ मजदूरी बलाश्रम के अंतर्गत रखी जाएंगी? तो यहाँ पे एक बात उठी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दर पे काम करता है, यानी कि अगर वो किसी भी काम में लिप्त है, कोई काम करता है, वो किसी भी खान के अंतर्गत या किसी भी फैक्ट्री के अंतर्गत कहीं पे भी XYZ वो काम करता है, लेकिन उसको जितना पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है उससे कम पे उसको पैसा दिया जाता है, तो वो भी एक तरीके से बलाश्रम है। क्योंकि यहाँ पे बात ये रखी गई है कि बलाश्रम वो होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के अंतर्गत काम करता है, जबरदस्ती के साथ उसके साथ काम करवाया जाता है या फिर वो अपने मन से भी काम करता है, लेकिन उसको अगर उसकी इच्छा अनुसार या जितना भी निर्धारित किया गया है पारिश्रमिक वो नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक आपके बलाश्रम के अंतर्गत आर्टिकल 23 में रखा जाएगा। ये बात थी आपके दीना बनाम भारत संघ में। दोस्तों याद रखिएगा, इस केस को इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहां पे एक बात उठती है, क्या इनको रोकने के लिए संसद ने कोई कदम नहीं उठाए, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए? तो पहली चीज तो हम लोग संविधान के माध्यम से ही दे सकते हैं कि जब इसको रोकने के लिए एक मौलिक अधिकार ही बना दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसको रोकने का काम प्रारंभ हो चुका था। लेकिन क्या कानून नहीं बनाए गए? तो दोस्तों हमने देखा कि संविधान बनाया गया, संविधान में इस प्रावधान को रखा गया, लेकिन फिर भी इस तरह की जो घटनाएं थी वो रुक नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जमींदार वर्ग शोषण तब भी कर रहा था, लोगों का व्यापार बच्चों का, महिलाओं का किया जा रहा था, बलाश्रम तब भी समाज में व्याप्त था। और इसको रोकने के लिए कड़े कानून बनाना जरूरी था, जिसके तहत संसद में कई प्रकार के कानून बने, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला आपका कानून था अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का। दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि अब अधिनियम भी पूछ ली जाती है आपको मैच करने में, यूपीएससी पूछ लेता है या स्टेट पीसीएस फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये कानून कब का बना हुआ था, अगर वो हाईलाइट है। इसलिए हम लोग को ये कानून याद रखना जरूरी है, जिसमें ये पहला तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनैतिक दुर्व्यापार और निवारण अधिनियम 1956 का ये अधिनियम है। और ये अधिनियम इसलिए बनाया गया ताकि अगर किसी के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं या फिर मानव दुर्व्यापार जैसी घटनाएं होती हैं, तो इस आपके अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत ही उसको सजा उसको दी जाती है। यहाँ पे सारी दंडात्मक कार्रवाइयों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आपका है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का।
फिर आपका है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन करने के लिए 1976 की, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी जैसे प्रावधान थे जो कि समाज में लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, उसको रोकना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था स्वस्थ समाज के लिए, जिसके चलते बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम बना 1976 का। फिर आगे देखते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। दोस्तों ये आपके नीति से तत्वों में भी है कि न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। काफी इसके ऊपर बवाल भी होता रहता है, काफी इस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा चर्चाएं भी होती रहती हैं कि न्यूनतम मजदूरी मिलना एक समाज के लिए, एक नागरिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कोई भी एक सर्विस सेक्टर से जुड़ी कंपनी एक न्यूनतम मजदूरी देती है, उसी प्रकार निचले स्तर पे यानी कि जिसको बोलते हैं कि वो समाज जो कि मुख्य धारा में नहीं है या फिर मुख्य धारा में आना चाहता है, उसके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते उसके पास भी आर्थिक रूप से पैसा यानी कि पैसा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के क्रम में यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का बनाया गया था। आगे देखते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का, यानी कि ये अधिनियम भी इसी क्रम में रखा गया था, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के अधिनियम है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला और दूसरा बंधुआ मजदूरी व्यवस्था और आपका अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पे पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात की गई अपवाद के बारे में। दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, चाहे आप अगर किसी स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे या फिर यूपीएससी का देखेंगे या वनडे एग्जाम का देखेंगे, बस आपको अपनी एनालिटिक पावर को डेवलप करना पड़ेगा। जो भी मैंने आपको बताया है उसको नोट करिएगा, उसको करंट के हिसाब से जो भी घटनाएं हो रही होंगी उससे अपडेट करते रहिएगा कि इस वक्त क्या कोई इन कानूनों में संशोधन किए गए हैं, क्या कुछ नया कानून बनाया गया है, अगर बनाया गया है तो क्या बनाया गया है, वो चीजें आपको आंसर राइटिंग में भी कोट करनी रहेंगी। और साथ में आपको उसमें मंथन भी करना रहेगा कि क्या क्या चीजें इसमें और हो सकती हैं, क्या ये संवैधानिक रूप में और भी कुछ बदलाव होने चाहिए। तो हर सेक्टर से, हर तरफ से आपको सोचना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बाकी वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस के एग्जामों में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और उससे रिलेटेड हम लोग मॉक टेस्ट भी आप लोग करवा देंगे, क्विज भी करवा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं अपवाद, कि क्या राज्य के ऊपर संविधान द्वारा राज्य को कुछ अपवाद स्वरूप कुछ प्रावधान रखे गए हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ अपवाद भी रखे गए। अब वो अपवाद क्या है, राज्य जब कोई सार्वजनिक व्यवस्था कोई करनी हो या फिर कोई युद्ध जैसी परिस्थितियां राज्य यानी कि देश में उत्पन्न हो जाए या फिर राज्य में उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे राज्य के पास अधिकार है कि वो कुछ विषयों जैसे कि कुछ अनिवार्य सेवाओं में सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ये अपवाद यानी कि इस मजदूरी को आरोपित कर सकती है। और वो सार्वजनिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, सैन्य सेवा के लिए या फिर सामाजिक सेवा के लिए। जैसे कोरोना पेंडेमिक के दौर में देखें कि अगर सरकार अपील करे कि आप लोग अपनी सेवाएं प्रदान करें, लेकिन यहाँ पे सरकार बाध्य नहीं होगी कि उनको मजदूरी दे, तो यहाँ पे अपनी सेवा अनुसार, इच्छा अनुसार लोग यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। या फिर सैन्य युद्ध की स्थिति बन जाए तो यहाँ पे सैन्य सेवाएं भी अपनी यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, उनको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक अपवाद स्वरूप रखा गया है कि राज्य किसी सार्वजनिक उद्देश्य के मामलों में यहाँ पे लोगों से सेवाएं ले सकती हैं बिना पैसे के। तो ये बात हमने आज समझी अभी दोस्तों मानव दुर्व्यापार एवं बलात्संग के बारे में कि यहाँ पे क्या प्रावधान रखे गए हैं, कौन सा वाद था, कौन से कानून थे और क्या अपवाद था। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में कि अनुच्छेद 24 में क्या। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में। हमने अनुच्छेद 23 समझ लिया था, अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको पता है कि भारत यूथ में जो आपके यंग जनरेशन है उसमें सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में यही जो यूथ पावर है, यही जो यंग जनरेशन है, ये वैश्विक गुरु बनाएगी भारत को। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने देखा बलात्संग जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा व्याप्त थी, तो यहीं पे जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनका जो है मुख्य धारा से काफी दूर भी देखा जा रहा है, वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और इसीलिए हमने अनुच्छेद 21 के काम में चर्चा भी की थी कि जो सरकार है उसने 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। तो दोस्तों जब हमको पता है कि शिक्षा और जो बच्चे हैं वो
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आगे आने वाले जनरेशन के लिए कि वो सक्सेसफुल इंसान बने। कोई भी बच्चा हो, यदि वो एक मुख्य धारा में लाया जाएगा सरकार के माध्यम से, उसको शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आने वाले समय में एक वो मानव संसाधन के रूप में तैयार होगा और कहीं ना कहीं भारत के जीडीपी से लेकर के भारत के आर्थिक जो संरचना है उसको मजबूत करने का आधार भी बनेगा। लेकिन देखा जाता है कि गरीबी के चलते, बेरोजगारी के चलते, या फिर कह सकते हैं कि समाज में मुख्य धारा से कटे हुए लोगों का समाज से दूर होने के चलते वो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं होता है वो फैक्ट्रियों में काम करने लग जाते हैं, वो निर्माण जैसी जो भी उद्योग होते हैं उनमें काम करने लग जाते हैं। वो हम लोग देखते हैं कि कहीं पे नौकर बन के बलाश्रम के रूप में उनके साथ शोषण किया जाता है, या फिर उनके साथ खरीद फरोख्त जैसी घटनाएं होती हैं। तो जब तक ये बच्चे दूर रहेंगे एक मुख्य धारा से, हम लोग एक समाज को प्रगति की दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। और इसी क्रम में जो हमारे संविधानवेत्ता थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने अनुच्छेद 24 को रखा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी कि वो बच्चे जो 14 वर्ष से आयु के कम बच्चे हैं उनका किसी भी कारखाने से तात्पर्य है कोई फैक्ट्री में, या फिर किसी आपके खान वगैरह है जहां से आपके कोयला वगैरह निकाली जा रही है, या फिर आपकी कोई हीरे की खान है, या फिर कोई खनिज की खान है जहां से खनिज वगैरह निकाले जा रहे हैं, या फिर कोई निर्माणकारी कार्य चल रहा है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या फिर उनपे जान के भी बन सकती है कि वो उस लेवल के अभी या फिर कह सकते हैं कि उस तरीके से मजबूत बालक या उस मजबूत व्यक्ति नहीं है या मजबूत बच्चे नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे कहा गया कि जो बच्चे होंगे उनको फैक्ट्रियों पे, खान में, या फिर जो निर्माणकारी जो भी संस्थाएं हैं जैसे रेलवे वगैरह, वहां पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर शामिल किया जाता है तो वो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, और किस अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इस चीज के लिए प्रावधान रखा गया है कि किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से आयु के कम बच्चा है तो उसको इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके चलते यहाँ पे सरकार ने, संसद ने कुछ कानून भी बनाए। हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे अगर संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में इस बारे में चर्चा कर दी है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समाज में इस पर चर्चा होने वाली है अच्छे से। लेकिन फिर भी इसका पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही थी, और जिसके चलते संसद ने कानून बनाए। और अब हम उन कानूनों को देखते हैं। उसमें पहला कानून था बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम। बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम है, और यही मेन प्रमुख अधिनियम है जो इसके तहत होने वाली गतिविधियों को रोकने का काम करता है। दंड जैसी प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति, ये क्योंकि ये जो आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 है, ये केवल सार्वजनिक रूप से नहीं, यदि कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के माध्यम से भी इस तरह की घटनाएं या गतिविधियां की जाती हैं तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाइयां की जाएंगी। तो यहां पे अगर इस अधिनियम के तहत बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम 1986 का अधिनियम है, दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई खान या फिर कोई फैक्ट्री इस प्रकार की गतिविधियां करती हैं जहां पे बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयां होगी। या तो उनको जेल भेजा जाएगा या तो फिर उनसे फाइन लिया जाएगा। उनको 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है, या फिर 10,000 से 20,000 तक के आपके उनसे पैसा भी लिया जा सकता है, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये एक अधिनियम हो गया। फिर दूसरा अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948 की। बच्चों को कारखाने में काम नहीं करना है, इसको रोकने के लिए 1948 में कारखाना अधिनियम 1948 का बनाया गया दोस्तों। फिर खान अधिनियम 1952 का। ये कारखाना अधिनियम है, ये खान जहां पे खनन आदि कार्य वगैरह हो रहे हो वहां पे इस बच्चों को जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हो उनको रोकने के लिए खान अधिनियम 1952 का बनाया गया। फिर आगे मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम की, यानी कि मोटर संबंधी कोई भी परिवहन संबंधी कामों में बच्चों को ना शामिल किया जाए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना शामिल किया जाए, इससे संबंधित कानून 1951 में बनाया गया दोस्तों। और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ये क्या है? बालकों के जो अधिकार है उनको संरक्षण करने के लिए। यदि बालकों के अधिकार ही संरक्षण नहीं जाएंगे, क्योंकि महिला और बालक ये दोनों किसी भी समाज को बनाने के लिए एक आधार होते हैं, क्योंकि जो बालक होते हैं वो भविष्य तय करते हैं और जो महिलाएं होती हैं उन बालक को पूरी रूप से तैयार करने का एक आधार बनाती हैं। यदि वो दोनों ही संरक्षित नहीं होंगे तो हम एक स्वच्छ और मजबूत समाज नहीं बना सकते हैं, एक स्वस्थ देश और सक्सेसफुल देश नहीं बना सकते हैं। इसके लिए बालकों के अधिकारों का संरक्षण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, और इसी क्रम में 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम बनाया गया। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो 2006 में सरकार द्वारा बच्चों के नौकर के रूप में काम करने पर प्रतिषेध। हम लोग देखते हैं
कि बच्चे होते हैं, हम लोग किसी होटल में गए या फिर किसी ढाबे में गए जहां पे एक छोटू काम कर रहा होता है, वो वास्तविक में वहां पे छोटू है लेकिन किसी घर का एक बड़ा बेटा होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहा होता है। तो ये वो बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, जो उस फैक्ट्री में, जो उस आपके रेस्टोरेंट में काम कर रहा है या ढाबे में काम कर रहा है या फिर घर पे नौकर के रूप में काम कर रहा होता है, इन चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे सरकार ने 2006 में कदम उठाया था और उसको रोकने के लिए प्रावधान निश्चित किए थे कुछ कानून। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1992 में, ये पॉइंट थोड़ा याद रखिएगा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कोर्स बनाया था ताकि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई फैक्ट्री में जो आपका मालिक है वो इस तरह की गतिविधियां करता है तो वो इस कोर्स में 20,000 रुपए तक जमा करे, ताकि आने वाले समय में उस बच्चे के जो आपका भविष्य है वो आर्थिक रूप से उसके आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, उसके आगे भविष्य को देखते हुए वहां पे वो 20,000 रुपए उसको जमा करना अनिवार्य हो जाएगा। ये कोर्स बनाया गया था 1992 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। अब आगे बात करें दोस्तों कि बाल श्रम जो संशोधन अधिनियम 2016 का, हमने अभी यहाँ पे एक अधिनियम देखा था, बाल श्रम प्रतिषेध निवारण अधिनियम 1986 का। इस अधिनियम में 2016 में परिवर्तन किया गया, इसमें संशोधन किया गया जो कि 2016 में किया गया था। और इसके तहत क्या किया गया कि जो आपका बाल श्रम संशोधन अधिनियम था, इसके तहत बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया, इसका नाम बदल के। हम लोग तो दोस्तों आज हमने चर्चा की अनुच्छेद 23 के बारे में, अनुच्छेद 24 के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एक समाज के दृष्टिकोण से। और यहाँ पे लोगों बच्चों के बारे में क्या अधिकार दिए गए हैं और महिलाओं बच्चों के शोषण को किस प्रकार रोका जा सकता है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं समानता के अधिकार हो गया, स्वतंत्रता के अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, और अब हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाएं हो रही हैं, एक हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।